हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस व्यावसायिक अध्ययन यानी बीएसटी सीबीएसई क्लास 11th के इस सीरीज़ में मेरे आज हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कंपनी निर्माण। ठीक है, इसका आज हम भाग 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका बुक का वैसे भाग 2 है, व्यावसायिक संगठन वित्त एवं व्यापार। इसके अंदर जो चैप्टर दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 कंपनी निर्माण, जिसे हम कंपनी क्रिएशन भी कह सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ जो उन्होंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल देके बताया है कि आज के युग में व्यवसाय के लिए बड़ी मात्रा में धन आवश्यकता होती है। सभी को पता है, बिना धन के तो कुछ भी नहीं हो सकता। व्यवसाय में प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप ज़्यादातर व्यावसायिक विशेषतः मध्य पैमाने एवं बड़े पैमाने के संगठनों की स्थापना हेतु कंपनी संगठन को प्राथमिकता दे रहे हैं। मतलब कि धन की आज जब ज़रूरत बढ़ती जा रही है, लोगों के पास होता भी जा रहा है, तो इसलिए वो मध्यम पैमाने जो मिडिल वाला होता है एवं बड़े पैमाने के संगठनों को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, एकल को कम दी जा रही है। व्यवसाय के विचार के जन्म से कंपनी के वैधानिक रूप से व्यवसाय प्रारंभ तक के विभिन्न चरण कंपनी निर्माण की विभिन्न स्थितियां कहलाती है। इसमें इसी का डिस्कस किया गया कि कंपनी निर्माण करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं। जो लोग यह कदम उठाते हैं एवं जिनसे जुड़े जोखिम उठाते हैं, कंपनी का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंपनी का परिवर्तन। वे इसके प्रवर्तक कहलाते हैं। मतलब कंपनी का जो परिवर्तन कर रहा है और जो ये एक्टिविटी कर रहा है उसको हम प्रवर्तक कहते हैं। ठीक है, कंपनी की संरचना में क्या बताया गया है कि कंपनी की संरचना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी वैधानिक औपचारिकता मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित है, जो इस प्रकार है। परिवर्तन, ये सब आगे पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया है। परिवर्तन, सम्मेलन, पूंजी का अभिदान। एक निजी कंपनी सम्मेलन प्रमाण पत्र की प्राप्ति के तुरंत पश्चात अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। तो सभी को पता है कि निजी मतलब कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे मोटे काम से करती है, तो वो फटाफट कर सकती है। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं कंपनी के कंपैरिजन में। इसे प्रविवरणी पत्र जारी करने तथा न्यूनतम अभिदान की औपचारिकता की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी ओर एक सार्वजनिक कंपनी पूंजी का अभिदान की स्थिति में गुजरना पड़ता है। मतलब पूंजी लगानी पड़ती है, अंश वगैरह के लिए उसका परमिशन लेनी पड़ती है, उसका काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको पूरी करनी पड़ती है। कंपनी परिवर्तन में कंपनी निर्माण में परिवर्तन प्रथम स्थिति है। इसमें व्यवसाय के अवसरों की खोज करना कि हमें क्या क्या अवसर उठाने हैं, मतलब क्या क्या उसमें खोज करनी है, नई नई चीज़ों को क्या बनाना है, उसके अवसर की तलाश करने की बात हो रही है। एवं कंपनी स्थापना के लिए पहल करना सम्मिलित है। सबसे पहले जो इनिशिएट करता है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 के अनुसार एक परिवर्तक क्या करता है, देखो, जिसका नाम परिविवरण में लिखा रहता है अथवा धारा 92 के संदर्भ में वार्षिक रिटर्न में कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसा जरूरी है इसमें करना, जो एक अंशधारक, निदेशक अथवा किसी अन्य रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कंपनी के मामलों पर नियंत्रण रखते हैं, जिसके सलाह निर्देशों अथवा अनुदेशों के अनुरूप कंपनी का संचालन मंडल कार्य करने का अभ्यस्त हो जाता है। ऐसा भी ज़रूरी है उसमें। फिर प्रवर्तक वह है जो दिए गए प्रयोजन के संदर्भ में एक कंपनी के निर्माण का कार्य करता है एवं इसे चालू करता है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम भी वही उठाता है। परिकल्पना की स्थिति की संभावना को भली भांति जांच करके, मतलब उसने इमेजिनेशन कर लिया, जांच कर लेने के पश्चात प्रवर्तक संसाधनों को एकत्रित करता है, मतलब कि पूंजी इकट्ठी करता है, आवश्यक अभिलेखों को तैयार करता है, अकाउंट्स तैयार करता है, नाम निश्चित करता है तथा कंपनी का पंजीयन कराने एवं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दूसरी अन्य क्रियाएं भी वही करता है। एक परिवर्तक के कार्य देखिए क्या क्या होता है। व्यवसाय के अवसर की पहचान करना, सबसे पहले उसका काम यही है कि व्यवसाय कैसे करना है, क्या करना है, उसकी पहचान करना। ऐसे अवसर की तकनीकी एवं प्राथमिक संभावना को देखकर फिर उसका विश्लेषण भी किया जाता है। संभाव्यता का अध्ययन करना, मतलब कि संभाव्यता का अध्ययन इसलिए हो सकता है ताकि पहचान कर लिए गए सभी अवसरों को, जो ऊपर हमने की पहचान किए थे, वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित करना कि एक्चुअल रियलिटी में हम उसको कितना कन्वर्ट कर सकते हैं तथा संभव अथवा लाभप्रद ना हो सकता है कि वैसे कन्वर्ट करने में फ़ायदा ही ना हो रहा हो कंपनी को आगे। परिवर्तक इसलिए जिन व्यवसाय को प्रारंभ करना चाहते हैं उनके सभी पहलुओं की जांच पड़ताल के लिए विस्तृत संभाव्य अध्ययन करते हैं।
तकनीकी संभावना का पता लगाना। कभी कभी कोई विचार अच्छा होता है लेकिन उसका क्रियान्वयन मतलब कि उसको एक्चुअल में करना तकनीकी रूप से संभव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवश्यक कच्चा माल अथवा तकनीकी सरलता में उपलब्ध नहीं होता है। वित्तीय संभावना, यदि परियोजना पर होने वाला व्यय इतना अधिक है कि इसे उपलब्ध साधनों से सरलता से नहीं जुटाया जा सकता तो परियोजना को त्यागना पड़ेगा। मतलब उसके लिए पूंजी यदि नहीं है, हमारे पास फिक्स कैपिटल्स वगैरह और सब इतना व्यय करने के लिए है ही नहीं, तो फिर वो त्यागना पड़ सकता है। परियोजना की वित्तीय असंभाव्यता के कारण इस विचार को त्यागना पड़ सकता है। आर्थिक संभाव्यता, इसकी लाभप्रदता की संभावना बहुत कम है। मतलब जो व्यवसाय में लाभ की संभावना कम हो तो उसको त्यागना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यह विचार त्यागना होगा। नाम का अनुमोदन करवाना, देखिए इसमें क्या करते हैं कि परिवर्तकों को इसके लिए एक नाम का चुनाव करना होता है कि कंपनी किस नाम से रखी जाए। इसके अनुमोदन के लिए जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा उस राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र जमा कराना होगा। ये स्टेप्स बताए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले से ही इसी नाम की अथवा इससे मिलते जुलते नाम के कंपनी या फिर पसंद का नाम गुमराह करने वाला है, जैसे कि नाम से ही ऐसा लगता है कि कंपनी एक व्यवसाय विशेष में है जबकि यह सत्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नाम को स्वीकृति नहीं मिलेगी। अगर कोई उसको डाउट हो जाएगा कि पहले से ऐसा कोई नाम लिया गया जा चुका है तो, लेकिन किसी वैकल्पिक नाम को मंजूरी मिल जाएगी। संस्थापन प्रलेख के हस्ताक्षरों की निश्चित करना, जैसे कि सामान्यतः जो लोग उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं वही कंपनी के प्रथम निदेशक बनना एवं कंपनी के योग्यता अंश खरीदने के संबंध में लिखित स्वीकृति लेनी होगी उसको। कुछ पेशेवर लोगों की अनुमति की नियुक्ति करना, जैसे कि सहायता करने के लिए मार्केटाइल्स, बैंकर्स, ऑडिटर्स आदि पेशेवर लोगों की नियुक्ति करते हैं। एक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास एक विवरणी भी जमा करानी होगी जिसमें अंशधारियों के नाम और उनके पते तथा आवंटित अंशों की संख्या लिखी होगी। इसे आवंटन विवरणी भी कहते हैं। आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना, यानी कि प्रवर्तक अब कुछ वैधानिक प्रलेखों को तैयार के लिए कदम उठाएगा जिन्हें कंपनी के पंजीयन के लिए कानूनन कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कराना आवश्यक होता है। ठीक है, उनको तैयार करेगा। जमा किए जाने वाले आवश्यक प्रलेख देखिए कौन कौन से होते हैं। संस्थापन प्रलेख, एक तो संस्था का संस्थापन प्रलेख मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट कंपनी का प्रमुख प्रलेख होता है क्योंकि यह कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है कि कंपनी क्या करना चाहती है। वो एक मेन संस्थापन प्रलेख होना जरूरी है। कानूनन कोई भी कंपनी संस्था के संस्थापन प्रलेख से हटकर कोई अलग से कार्य नहीं कर सकती। संस्थापन प्रलेख में विभिन्न धाराएं होती हैं जो नीचे दी गई हैं। देखो जैसे नामखंड, इस धारा में कंपनी का नाम दिया जाता है। पंजीयन कार्यालय खंड की कौन सा पंजीयन कार्यालय है, इस धारा में उस राज्य का नाम दिया जाता है जिसमें कंपनी का प्रस्तावित पंजीयन कार्यालय। इस अवस्था में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निश्चित पते की आवश्यकता नहीं होती है। उद्देश्य खंड, इसके उन उद्देश्यों से हटकर कोई कार्य नहीं कर सकती जो उसमें हमने वर्णित किए हैं। उद्देश्य की धारा 2 उपधाराओं में विभाजित है। जो इस प्रकार है, देखिए मुख्य उद्देश्य, इस उपखंड में उन मुख्य उद्देश्यों के सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब उनको तैयार किया जाता है, लिस्ट किया जाता है जिनको लेकर कंपनी का निर्माण किया गया है। मेन आ गया। अन्य उद्देश्य हो गया जिन उद्देश्यों को प्रमुख उद्देश्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, मतलब कि मेन हमारा मोटिव नहीं है, कुछ और एक्स्ट्रा है तो उसको इसमें शामिल किया जाता है। इन्हें इस उपखंड में रखा जाता है। दायित्व खंड, यह खंड सदस्यों की देयता को उनके स्वामित्व के अंशों पर उद्यति राशि तक सम्मिलित होती हैं, सीमित होती है। उदाहरण के लिए माना जाता है, तो कोई एग्जाम्पल अच्छा दिया है कि एक अंशधारक ने 1000 शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे हैं एवं 6 रुपये प्रति शेयर से उसका भुगतान कर चुका है। ऐसे उसकी देनदारी 4 रुपये प्रति अंश होगी, अर्थात खराब से खराब स्थिति में भी उससे 4000 रुपये ही मांगे जाएंगे, उससे ऊपर नहीं मांग सकते। पूंजी खंड, इस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे जैसे शेयरों, जैसे अंश जिसे हम कहते हैं शेयर के
निर्गमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी अधिकृत होगी, मतलब कि कितना वो शेयर कैपिटल मांग सकती है। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूंजी को एक निर्धारित अंकित मूल्य को कितने अंशों में विभक्त किया गया, मतलब कि अब शेयर कैपिटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है का इस धारा में मॉडल किया जाता है। नेक्स्ट बताया गया संघ के सीमा नियमों पर सार्वजनिक कंपनी होने पर कम से कम 7 एवं निजी कंपनी हैं तो केवल 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। कंपनी के अंतर नियम क्या है, देखिए कंपनी के अंतर नियम में कंपनी के अतिरिक्त मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम दिए होते हैं। यह नियम कंपनी के संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं व संस्थान प्रलेख में वर्णित किसी भी व्यवस्था के ना तो विरोध में होंगे और ना ही उनसे ऊपर होंगे, मतलब उनके साथ चल के किए जाएंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अनुसार एक कंपनी के पार्षद अंतर नियम वह हैं जो इस अधिनियम अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अनुसरण मतलब उसको मानना में मूल रूप से बनाए गए हों अथवा समय समय पर संशोधित किए गए हों। अब देखिए कुछ नियम उन्होंने लिस्ट दे रखी है इन्होंने। पार्षद अंतर नियम के सामान्यतः निम्नलिखित विषय वस्तु होती है, जैसे कि सारणी F का पूर्णतः अथवा अंशतः कम मात्रा में उपवर्जन, प्रारंभिक अनुबंधों का स्वीकरण करना, अंशों की संख्या व मूल्य, पूर्वाधिकारी अंशों का निर्गमन, अंशों का आवंटन, अंशों पर याचनाएं, अंशों का ग्रहण अधिकार, अंशों का हस्तांतरण एवं प्रसारण कितना किया जा सकता है, नामांकन, अंशों का हरण मतलब वापस लेना, पूंजी का प्रत्यावरण, पुनर्खरीद, अंश प्रमाण पत्र, डीमैटेरियलाइजेशन करना, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन, कंपनी का सम्मेलन तथा प्रासंगिक मामले, मतदान अधिकार एवं प्रतिपत्ति, सभाओं तथा समितियों से संबंधित नियम, निदेशक उनकी नियुक्ति अथवा अधिकारों का अंतरण, नामांकित निदेशक, ऋण पत्रों अथवा स्टॉक का निर्गमन, अंकेक्षण समिति, प्रबंधकीय निदेशक, पूर्वकालीन निदेशक, प्रबंध सचिव, इन सबकी जानकारी इसमें होती है। अतिरिक्त निदेशक, सील, मुद्रा, मोहर जो की जाती है, निदेशक का पारिश्रमिक, उसको कितना सैलरी मिलना है, सामान्य सभाएं, निदेशकों की सभाएं, उधार ग्रहण के अधिकार, कितने कंपनी उधार ले सकती है, लाभांश तथा संचय के बारे में जिक्र, लेखे तथा अंकेक्षण के बारे में पता, समापन, क्षतिपूर्ति, संचयों की पूंजीकरण। इसके अलावा देखिए यहाँ पे देखा है कि पार्षद सीमा नियम के विभिन्न प्रारूप कौन कौन से होते हैं। देखो काफ़ी सारे दे रखे हैं ABCDE, इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी तथा बिना अंश पूंजी वाली कंपनी का पार्षद सीमा नियम, अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम, ये सब नियमों की बात हो रही है। बिना अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी जो मतलब कि अनलिमिटेड है का पार्षद सीमा नियम, अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद सीमा नियम। पार्षद अंतर नियम के विभिन्न प्रारूप कौन के होते हैं, ये FGHIJ इसके अकॉर्डिंग दी गई है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम, अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम, बिना अंश पूंजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम, अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम, बिना अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी का पार्षद अंतर नियम, ये सब इसमें जिक्र किया जाता है। तो एक नेक्स्ट पार्ट में बताया गया है कि प्रस्तावित निदेशकों की सहमति भी जरूरी है। इसमें प्रत्येक मनोनीत निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि कि वे निर्देशक के पद कार्य करने एवं अंतर नियमों के वर्णित योग्यता अंश में खरीदने अथवा उनका भुगतान करने के लिए तैयार है, करते हुए लिखित में सहमति होनी चाहिए, समझौता होना चाहिए। देखो रजिस्ट्रार को दिए जाने वाला एक और प्रलेख है जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साध्यक्ष उसे प्रबंधक निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के लिए समझौता होता है। वैधानिक घोषणा में रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा देना कि पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है भी जमा करानी होती है। इस घोषणा पर कोई भी व्यक्ति को वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार
प्रैक्टिस करने वाला कंपनी सचिव तथा अंतर नियमों में नियमित निदेशक, जो उसका नाम दिया गया वहाँ पर निदेशक का, प्रबंधक अथवा कंपनी सचिव हो हस्ताक्षर कर सकता है। फीस भुगतान की रसीद कंपनी के पंजीयन के लिए उपयुक्त वर्णित प्रलेखों के अतिरिक्त आवश्यक फीस भी जमा कराई जाती है। इस फीस की राशि कंपनी की अधिकृत पूंजी पर निर्भर करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आज हमने चैप्टर देख लिया है। इसके बाद प्रवर्तकों की स्थिति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक फ्रेंड्स, अगर आपको तो कोई वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स।